Okay, so suppose I have this one atom. In the center, you have this nucleus, and you have some electrons here. Let's say you have two electrons here. Here you have another atom. This is nucleus, and you have two electrons here. Now, whenever these two atoms are approaching each other, whenever these are approaching each other, there are two types of forces acting on them. One is your force of attraction, and second one is your force of repulsion. ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा? ऑफ कोर्स इस न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ये जो फोर्स है वो कौन सा टाइप का है? अट्रैक्शन. हियर ऑल्सो यू आर हैविंग अट्रैक्शन. ओके, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या कौन सा फोर्स लगने वाला है? रिपल्शन. इन दोनों के बीच में. इन द सेम वे इस न्यूक्लियस का इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा फोर्स लगने वाला है? अट्रैक्शन का. और रिपल्शन का तो मैं आपको बता ही दिया. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस विच विल बी एक्टिंग बिटवीन दीज टू एटम्स. तो कभी भी कोई भी एटम जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो जब वो बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को ध्यान में रखते हुए किया है कि कितना उनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, कितना वो एक दूसरे के पास में जा पाएंगे, और अगर पास में गया तो क्या बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा. रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा. स्टार्टिंग में जब दो एटम्स दूर है, एक इधर एटम है एक इधर एटम है, दोनों काफी दूर है, तो दोनों इजिली अप्रोच करेंगे एक दूसरे के. बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका होगा. अब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग. जैसे आपने एस ऑर्बिटल देखा, मैं स्फेरिकल एस ऑर्बिटल ले रही हूँ, ये 1s और ये दूसरे तरीके से ओवरलैप करते हैं, तब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो सेम थिंग इज हैपनिंग. जब दोनों एटम साथ में आएंगे, उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, तब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. बट व्हाट विल हैपन इफ यू ब्रिंग देम मोर क्लोजर टू ईच अदर? देन आपके पास रिपल्शन वाला जो फोर्स है, दैट इज गोइंग टू बी अ डोमिनेटिंग वन. ओके, तो वो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे. तो अगर मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, वॉट एवर आई एम सेइंग, this is your energy, potential energy. Okay, and here you have this force. Okay, अब स्टार्टिंग में यहाँ से आपने ओके, सो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग जब एटम्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग फैक्टर होगा. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन. एक दूसरे के पास आ रहे, थोड़े थोड़े दूर है. अब देयर विल बी अ टाइम जब इन्होंने क्या कर लिया? बॉन्ड फॉर्म कर लिया. तो एट दिस पॉइंट पे जहाँ पे एनर्जी सबसे मिनिमम है, वेर यू हैव द मिनिमम एनर्जी, हियर द बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन. ओके, एंड व्हाट हैज हैपेंड हियर? बॉन्ड फॉर्मेशन. यहाँ पे ये अप्रोच कर रहे थे एटम एक दूसरे को, यहाँ पे अल्टीमेटली बॉन्ड फॉर्म हुआ. तो आपको पता है कि कोई भी स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी उसकी मिनिमम होगी. इसीलिए एनर्जी जहाँ पे मिनिमम है वहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है. अब अगर आप उसके बाद भी एटम को एक दूसरे से क्लोज लेते जाते रहोगे, तो एनर्जी एकदम से बहुत इंक्रीज हो जाएगी. नो, दैट इज नॉट अ स्टेबल केस. तो ये जो पोजीशन है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो ऑल टुगेदर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज द डोमिनेटिंग फैक्टर. ये पॉजिटिव साइड है बॉन्ड फॉर्मेशन का, एंड दिस इज योर नेगेटिव साइड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम for bond formation. I'll make you write all these things in words. Just write down here potential energy diagram for bond formation. Okay, draw this diagram.
Next, write down here. When two atoms of element, of any element altogether, approach each other, then there will be force of attraction as well as force of repulsion. At minimum distance, where these two forces become equal, is called bond formation condition. And minimum length between the nuclei of bonded atoms is called bond length. तो जहाँ पे ये दो एटम्स आपके पास एकदम क्लोज आके बॉन्ड फॉर्मेशन किया है और इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज योर बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर दूर थे और यहाँ पे आप उनको एक्सट्रीमली क्लोज कर रहे हो एक दूसरे से, विच इज नॉट अ गुड केस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। In this way, atom of element get stabilized by releasing their energy। जब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं मतलब एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन। So that means whenever a bond is being formed, it is always going to release some energy. Write down this. Okay, write down one more point here. It can be concluded that, it will be concluded that any type of chemical bond is always accompanied by decrease in energy. Write down this. Done writing?
No, ma'am. लिखो जल्दी. Okay, I hope it's done now. Let's do a simple small Yes, ma'am. question. Statement 1. Atom of all elements undergo bond formation. Okay, then statement 2. Bond formation is always accompanied by decrease in energy. So you have to tell statement 1 is true and statement 2 is also true, whether it is the correct explanation of statement 1 or not. Okay, just you tell which statement is true. Give me your answer. Which statement is true and which statement is false. Hmm. Uh, Jaita, your answer is right. Monagna, answer is right. Sampada, you're wrong. Krish, you're right. Don't write on the screen, Lohit. Yeah, Reshma, you're right. Samprita, both are not true. What? Look, not all elements can undergo bond formation. Okay, this is a false statement. Not each and every elements does not undergo bond formation. Okay, so answer is statement 1 is false. There are a lot of elements which does not undergo bond formation. And if I talk about statement 2, then of course it is true. That means whenever a bond formation is taking place, of course it is going to be an decrease in energy or exothermic. Arrow mark is decrease, Lohit. Like I have to write the decrease word, no? So for that, if you, from periodic table chapter only, I am using this for decreasing, and for increasing I am using this. Everyone knows this, no? Everyone know that I am using uh, this mark for decreasing and upper mark for increasing. Okay, fine. So you have to mark one thing here. If there is bond formation, wherever there is a bond formation, there is decrease in energy. That means you are releasing some energy. So this is going to be always exothermic. Exothermic means you are releasing energy, that is, it is going to be negative. And whenever there is bond breaking, then it is always endothermic. Endothermic means you have to provide some energy. बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा.
बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज. राइट डाउन दिस. Which one? This one, Lohit. Whenever it's not necessary that all elements forms the bond. For example, uranium. Uranium is one of the element which does not forms the bond. That is why the first statement is wrong. First statement is saying that atom of all the elements bond formation take place. That is not true. Uranium does not forms bond with anyone. Okay, all your noble gases, they are also reluctant to form the bond. है ना? They, although under some conditions they do form some bond, but in normal cases they are very reluctant to form the bond. So statement one is wrong, but statement two is wrong. Whenever is true, that is whenever you're forming a bond, there will be release in energy. Okay, fine. So this is your second question. Consider the following particular energy potential diagram for H2 and select the correct statement. Write down here H2. Okay, just let me one thing. H2 plus molecular ion and select correct statement. This is curve 1 and this is curve 2. This is the positive side and this is the negative side. A. Curve 1 represent formation of H2 plus molecular ion. Second statement, curve 2 represent formation of H2 plus molecular ion. Then curve 2 represent bonding region of H2 plus molecular ion. Statement 4, curve 1 represent anti-bonding region of H2 plus molecular ion. Yes, Afaq, your answer is right. Rest of you also give your answers.
Yes, Abhilash, Reshma, Ananya, answer is right. Good. Snigdha, your answer is wrong. Okay, chalo. If, here, what is happening? Of course, this curve one, is going to represent the formation of bonding formation here. So option A is correct. Now there is like one thing. This curve one, it represents bonding region of H2 plus molecular ion. ये जो पूरा आपके पास कर्व शो हुआ है हियर, ये कर्व किसके लिए है कि बॉन्डिंग फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रहा है. तो ऑल दिस रीजन इज टेलिंग यू अबाउट द बॉन्डिंग फॉर्मेशन. एंड इफ आई टॉक अबाउट कर्व 2, वेयर इट इज नॉन बॉन्डिंग, अपर कर्व में है ना, अपर कर्व मतलब पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में मतलब एनर्जी ज्यादा है. सो दिस रिप्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग region of H2 plus molecular ion. ठीक है. तो एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या है जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो एंटी बॉन्डिंग क्या होगा जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं कर रहा, वो रीजन जहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो रही, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं हो रहा. इज इट क्लियर? सो आंसर विल बी वन. एंड एज वेल एज ये बोल रहा है कि कर्व टू रिप्रेजेंट्स द बॉन्डिंग ऑफ, नो, इट कर्व वन रिप्रेजेंट्स द एंटी बॉन्डिंग. नो, तो सारे स्टेटमेंट गलत है. आंसर विल बी ओनली वन. So what is bonding region? You can, if you want, you can just mark here and write down where X between the atoms. Okay, जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है एटम्स के बीच में, एंड एंटी बॉन्डिंग इज वेयर रिपल्शन फोर्स ज्यादा लगता है. तो पॉजिटिव रीजन में है. कर्व ध्यान रखना है कि कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज ही होगी, तो मोस्टली वो नेगेटिव रीजन में ही रहेगा. अगर पॉजिटिव रीजन में आ रहा है देन इट इज नॉट बॉन्डिंग, इट इज एंटी बॉन्डिंग. Write down the definition of chemical bond. It is a type of force of attraction between two bonded atoms or ions after bond formation. And its bond dissociation energy is greater than 42 kilojoules per mole. What does this statement means? किसी भी दो एटम के बीच में अगर आप बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो, ओके, these two atoms, let's say हमने कोई भी एटम ले लिया,
and they are forming the bond and there is some overlapping. So only the bond will be formed only when you need 42 kilojoules per mole of energy to break them. अगर इससे कम एनर्जी है किसी भी बॉन्ड की, that means bond formation has not taken place. And if the energy is 42 or greater than 42, that means the bond formation has taken place between these two atoms. Write down this, any two atoms altogether. I mean, we will be talking about a lot of different kinds of forces here. Okay, there is not just one kind of chemical bond, there is a lot of different kinds of chemical bond. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब कि अगर आपको बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. नहीं नहीं नहीं, उसमें एटम्स के, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं क्रिश, दैट यू विल स्टडी इन 12th क्लास. All those bond your bombs and everything which are made, of course bond formation होता है, ऐसा नहीं है, bond तो बनते ही है, but mostly major reason for bomb to get explode is because of this nuclear reactions taking place. There are some different kind of reactions. ओके, सो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ. मान लो ये पॉइंट आपके पास 40 किलो जूल्स पर मोल या फिर 10 किलो कैलोरी पर मोल का है. सो आपने हाइड्रोजन बॉन्ड सुना होगा, वाटर में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ पे हमारे पास 8 किलो जूल्स पर मोल या फिर 2 किलो कैलोरी पर मोल. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसमें प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होती है, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो दैट इज़ वाई वो 42 से कम होगा. हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो 42 किलो जूल्स पर मोल से कम ही रहने वाला है. तो इसका रेंज कुछ यहाँ तक रहेगा, 8 किलो कैलोरी तक, सॉरी 8 किलो जूल्स पर मोल तक. इससे कम जो भी फोर्स आएंगे दे विल बी कॉल्ड एज वैंडर वॉल्स फोर्सेस. इनकी जो एनर्जी होती है दे आर गोइंग टू बी लेस देन 8 किलो जूल्स पर मोल. और यहाँ से आगे जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन हुए हैं that is actually a chemical bond. बॉन्ड फॉर्मेशन या तो मिनिमम 42 या 42 से ज्यादा. So this exists between, you can write down here, exist between bonded atoms or ions, and this exists between non-bonded atoms. और एटम्स आयंस नहीं होगा, आयंस के बीच में यूजुअली बॉन्डिंग हो जाती है. राइट डाउन दिस. सो मिनिमम किसी भी एनर्जी में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो मिनिमम एनर्जी इज गोइंग टू बी 42 या उससे ज़्यादा, वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा. 42 से 8 किलो जॉल्स के बीच का अगर हम एनर्जी गैप देखें तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी एटम्स के बीच में. और अगर उसकी एनर्जी 8 किलो जॉल से पर मोल है, जो भी उनके बीच में बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉट एवर इट इज, देन इट इज नोन एज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वी विल बी डीलिंग विद ऑल दीज forces and bonding individually, don't worry, but abhi just have this basic idea. Okay, next is we will classify all these different types of forces and bonding. तो अगर किसी भी दो एटम्स या तीन या मोर देन टू एटम्स के बीच में अगर कुछ भी फोर्स आपस में लग रहा है, या तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी मिनिमम 42 होनी चाहिए, या फिर इट विल लीड टू द सम काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सम वैन डर वाल फोर्सेस. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं
अट्रैक्शन बिटवीन स्पीशीज, इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा it will lead to the formation of either chemical bond or weak chemical forces। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ही बन जाए, बट थोड़ा सा वो वीक फोर्सेस भी टेक प्लेस कर सकता है। ओके, केमिकल बॉन्ड के लिए आपको वही बोला कि एनर्जी या तो ग्रेटर होनी चाहिए, या तो 42 या 42 से ग्रेटर होनी चाहिए। प्रशस्ति आई विल शो यू एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके, और इसकी एनर्जी जो है इट इज गोइंग टू बी लेस देन 42 किलो जाउल्स पर मोल। ओके, नाउ केमिकल बॉन्ड जो है वो कई टाइप का हो सकता है। एक तो इट कैन बी अ कोवेलेंट बॉन्ड। इफ यू रिमेम्बर, हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा ये, और हमने थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा था। तो ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, दो नॉन मेटल्स के बीच में यूजुअली कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। देन देयर इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होगा। ओके, देन वी हैव मेटालिक बॉन्ड। Metallic bond is going to be between two metals. Okay, now weak forces की, weak chemical forces की अगर हम बात करें तो ये दो further parts में हम divide कर सकते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसका एनर्जी रेंज बिटवीन 8 to 42 किलो जाउल्स पर मोल रहेगा। और देन वी हैव वैंडरवॉल फोर्सेस। वैंडरवॉल फोर्सेस भी हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, इफ यू रिमेम्बर। I forgot about it, मैंने पढ़ाया था उसमें। It is going to be less than 8 kilojoules per mole. Anyone remembers about the van der Waals forces? Let me know. I've told you about all these kinds of bonding which we did in atomic radius, है ना? Okay, so today's class we are going to end here only, and from here we will be continuing in the next class.